कल्पना कीजिए कि आप एक आरामदायक कमरे में बैठे हैं, जहां पॉलिश की गई लकड़ी की सूक्ष्म सुगंध पास की चिमनी के हल्के गर्माहट के साथ मिश्रित हो रही है। बाहर छत पर बारिश की निरंतर और शांत लय में गिरती बूंदें एक नरम धुन पैदा कर रही हैं, जो ब्रह्मांड के कोमल फुसफुसाहट की याद दिलाती हैं, मानो स्वयं ब्रह्मांड प्राचीन रहस्यों को बुदबुदा रहा हो। साथ में हम अपने चारों ओर की दुनिया के गहन रहस्यों की खोज में डूबते हैं। एक ऐसी कथा जो संयुक्त राज्य अमेरिका की राष्ट्रीय वैमानिकी और अंतरिक्ष प्रशासन के साथ साथ विभिन्न वैश्विक संस्थानों के वैज्ञानिकों द्वारा सावधानी पूर्वक समर्पण के साथ कदम दर कदम उजागर की जा रही है। यह संभव है कि मानवता ने कभी भी स्वतंत्र रूप से कुछ भी वास्तव में नवीन उत्पन्न नहीं किया हो। इसके बजाय सबसे सरल गणितीय सूत्रों से लेकर कृत्रिम बुद्धिमत्ता को आधार प्रदान करने वाले जटिल एल्गोरिदम तक और अनगिनत प्रजातियों में इयोनों के दौरान प्रकट हुई जैविक विकास तक, सभी महान नवाचार अदृश्य क्षेत्र में पहले से मौजूद समाधानों की सूक्ष्म नकल प्रतीत होते हैं, जो हमारी तत्काल संवेदी पहुंच से परे छिपी आयामों में विद्यमान हैं। यह अवधारणा एक श्रद्धापूर्ण सम्मान की भावना पैदा कर सकती है, जो हमें समग्रता की विशालता के सामने छोटा महसूस कराती है, लेकिन साथ ही यह हमें एक चमकदार आशा से भर देती है, क्योंकि यह सुझाव देता है कि हम स्वाभाविक रूप से खुद से कहीं अधिक विशाल चीज से जुड़े हुए हैं, मानो हमारा मन एक विशाल और अबाधित सार्वभौमिक प्रवाह का हिस्सा हो और सभी विचार पहले से ही अव्यक्त अवस्था में मौजूद हों, जिज्ञासु खोजकर्ताओं द्वारा उजागर होने की धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा कर रहे हों। जैसे जैसे हम इस कहानी की गहरी परतों में उतरते हैं, वर्णन और भी विचित्र और आकर्षक हो जाता है, मानो अस्पष्ट के धागों से बुना हुआ एक टेपेस्ट्री हो। कल्पना कीजिए कि वर्मोंट विश्वविद्यालय और टफ्ट्स विश्वविद्यालय के वैज्ञानिक वर्षों तक अपनी जिंदगी फ्लोरोसेंट लाइटों से रोशन प्रयोगशालाओं में समर्पित करते हैं, जहां ठंडी और स्थिर चमक फैली हुई है, मेंढक की कोशिकाओं से भरे टेस्ट ट्यूबों से घिरे हुए, जहां एक हल्की रासायनिक गंध हवा में व्याप्त है, और कंप्यूटरों की निरंतर गुनगुनाहट मानवीय सरलता की अटूट दृढ़ता की याद दिलाती है। उन्होंने कृत्रिम जीवों को जीवन दिया है, जिन्हें जेनोबॉट्स कहा जाता है, जो मेंढक की त्वचा कोशिकाओं से बनी छोटी गोलाकार संरचनाओं के रूप में प्रकट होते हैं, लेकिन वे पारंपरिक मेंढक से बहुत दूर हैं। ये इकाइयां ऐसे व्यवहार प्रदर्शित करती हैं जो उनके मूल जीनों में प्रोग्राम नहीं किए गए थे, जो स्थापित जैविक अपेक्षाओं को चुनौती देते हैं। उदाहरण के लिए, स्वायत्त गतिकीय प्रतिकृति की प्रक्रिया के माध्यम से कोशिकाएं सहज रूप से अपनी स्वयं की संरचना को पुनः संगठित करती हैं ताकि अपनी कॉन्फ़िगरेशन की नकल कर सकें, मानो वे एक रहस्यमय और सामंजस्यपूर्ण वाल्टज नृत्य कर रही हों जिसमें हर गति एक अदृश्य कोरियोग्राफी से उभरती है। यह क्षमता अचानक उभरती है, बिना किसी स्पष्ट पूर्ववर्ती के, शोधकर्ताओं को आश्चर्य से आंखें फाड़कर छोड़ देती है, मानो वे विज्ञान की क्रूसिबल में गढ़े गए चमत्कार के साक्षी हों। और 2025 में नेचर कम्युनिकेशंस पत्रिका में प्रकाशित एक जांच इन जेनोबॉट्स पर अतिरिक्त प्रकाश डालती है, जो प्रकट करती है कि मेंढक भ्रूणों में समकक्ष विकास चरणों की तुलना में वे जीन ट्रांसक्रिप्शन में महत्वपूर्ण परिवर्तन प्रदर्शित करते हैं। यह जीनों की चयनात्मक सक्रियण या निष्क्रियता को इंगित करता है, साथ ही उनकी अभिव्यक्ति में संशोधनों के साथ, जो अब तक अभूतपूर्व नियामक तंत्रों को जन्म देता है। ऐसी परिवर्तन जेनोबॉट्स को जीवित रोबोट्स के रूप में कार्य करने की अनुमति देते हैं, और यह दिलचस्प धारणा प्रस्तुत करते हैं कि कोशिकाओं को पुनः कॉन्फ़िगर किया जा सकता है, भले ही उन्हें पारंपरिक अर्थों में मृत माना जाए, एक विचार जो जीवन और चेतना के बीच की सीमाओं को छूता है, चमत्कार और अस्वस्थता की ठंडक से त्वचा को सिहरा देता है।
सार में जेनोबॉट्स का मौलिक ट्रांसक्रिप्टोमिक विश्लेषण, जो आकार और उभरती जीवन इतिहास कैसे जीन अभिव्यक्ति को प्रभावित करते हैं। इन बायोमैकेनिकल हाइब्रिड्स में कोशिकीय व्यवहार की हमारी समझ को चुनौती देता है और पुनर्जनन चिकित्सा तथा बायोइंजीनियरिंग में प्रगति का मार्ग प्रशस्त करता है। 2025 की पूरक जांचों के अनुसार जेनोबॉट्स जैसे विशेषीकृत माइक्रो रोबोट्स ने जलीय वातावरणों में 92% नैनोप्लास्टिक्स और 70% माइक्रोप्लास्टिक्स को समाप्त करने की क्षमता प्रदर्शित की है। इस प्रकार वैश्विक पर्यावरणीय चुनौतियों के समाधान में उनके योगदान की क्षमता को उजागर करते हुए, जैसे कि महासागरीय प्रदूषण जो अदृश्य लेकिन घातक कणों से पूरे पारिस्थितिक तंत्रों को धमकी देता है। इसके अलावा ये अध्ययन विस्तार से बताते हैं कि जेनोबॉट्स घाव भरने में कैसे लागू किए जा सकते हैं। प्राकृतिक पुनर्जनन की नकल करने वाली प्रक्रियाओं के माध्यम से स्वमर्मत कोशिकीय क्षमताओं को बढ़ावा देते हुए एक ऐसे भविष्य की मॉडलिंग करते हुए जिसमें पुनर्जनन चिकित्सा न केवल ठीक करती है बल्कि ऊतकों को बायोमिमेटिक सटीकता से पुनर्निर्माण करती है। कोशिकाओं की छवि को जीवंत टेपेस्ट्री में धागों की तरह आपस में बुनते हुए शरीर की अखंडता को बहाल करने की। भौतिकीविद जिनके कार्यालयों में इंक के नदियों की तरह सर्पिल समीकरणों से ढके बोर्ड भरे हुए हैं, बिना रुके गणना करते हुए जहां कभी कभी पेंसिल की खरखराहट कागज पर गूंजती है, ने पाया है कि इस छिपे हुए क्षेत्र की नियमावली, जहां से सभी विचार निकलते प्रतीत होते हैं, आसानी से हमारे भौतिक दुनिया को बदल सकती है। मानो एक कलाकार ने साहसिक और परिवर्तनकारी स्ट्रोक्स से कैनवास को फिर से रंगने का फैसला किया हो। इसके विपरीत हमारी भौतिक दुनिया उस पर कोई प्रभाव नहीं डालती, मानो एक बच्चा कलाकार के हाथ को फिर से रंगने की असफल कोशिश कर रहा हो। कल्पना कीजिए कि समय में पीछे लौटकर ब्रह्मांड के बिग बैंग के उस आदिम क्षण तक पहुंचना, जब सब कुछ आग और अंधकारमय प्रकाश के समुद्र में फूट पड़ता है जो शून्य को रोशन करता है, सभी भौतिक स्थिरांक को पुनर्स्थापित करते हुए कुछ संख्याएं अपरिवर्तित रहती हैं, उनकी शाश्वत सार में अटल। उदाहरण के लिए प्राकृतिक संख्या ई प्रकृति के हर हिस्से में उभरती है। पेड़ों की सर्पिल वृद्धि से जो आकाश की ओर बढ़ते हैं और सूर्य की रोशनी को फैले हुए उंगलियों की तरह पकड़ते हैं, समुद्र की तरंगों की कोमल वक्रता तक जो तट पर फेनिल गर्जना के साथ टूटती हैं, और अभाज्य संख्याओं का वितरण पूर्णांक जो केवल एक और स्वयं से विभाज्य होते हैं, एक रहस्यमय और पूरी तरह से अप्रत्याशित पैटर्न में बिखरता है, जो कोई नियम नहीं मानता जिसे हम अपनी सीमित मानवीय इंजीनियरिंग से कल्पना या लागू कर सकें। यह क्या दर्शाता है? हमें रुकना चाहिए, गहरी सांस लेनी चाहिए और महसूस करना चाहिए कि हमारे स्पर्शनीय ब्रह्मांड से परे उच्च आयामों के क्षेत्र में सत्य का एक खजाना छिपा है, जहां सब कुछ शुद्ध विचार के रूप में मौजूद है, समय या स्थान से मुक्त जो हमें बांधते हैं। वहाँ सभी बुद्धिमत्ता मानवीय विचारों से जो रात्रिकालीन तूफान में बिजली की तरह चमकते हैं, कृत्रिम बुद्धिमत्ता तक जो विशाल सर्वरों के माध्यम से गुनगुनाती है, जो ठंडक देने वाले पंखों से यांत्रिक स्पंदन की याद दिलाते हैं, ग्रीष्मकालीन जंगलों में गूंजने वाली सिकाड़ाओं के जीवन चक्र तक, जीव जो वर्षों तक भूमिगत इंतजार करते हैं केवल कुछ हफ्तों के लिए जीवन के क्षणिक विस्फोट में उभरने के लिए, अदृश्य धागों से वास्तविकता के ऊतक से अनजाने में जुड़ी हुई है। लेकिन एक प्रश्न उभरता है, यदि यह प्लेटोनिक क्षेत्र प्राचीन दार्शनिक प्लेटो द्वारा कल्पित आदर्श दुनिया के सम्मान में नामित पूर्ण और अपरिवर्तनीय रूपों का क्षेत्र वास्तव में मौजूद है, तो मानव मस्तिष्क की भूमिका क्या है? यह मूल सृष्टा नहीं हो सकता, बल्कि एक विशाल जंगल में भटकने वाला खोजकर्ता हो सकता है, जो छिपे रहस्यों से भरा है, उन रास्तों की खोज करता है जो हमेशा से वहां थे। 2023 में पीछे लौटें।
मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के न्यूरोसाइंटिस्ट्स ने अत्याधुनिक प्रयोगशालाओं में एक क्रांतिकारी प्रयोग किया, जहां ब्रेन स्कैनरों की गुनगुनाहट भविष्य की सिम्फनी की तरह गूंजती है। उन्होंने प्रतिभागियों को विशेष चश्मे पहनाए जो सभी लाल वस्तुओं को हरा दिखाते थे, मानो दुनिया अचानक एक विचित्र फिल्टर से ढक गई हो और पके सेब विदेशी कुछ में बदल गए हों, दैनिक वास्तविकता की परिचित रंग पैलेट को बदलते हुए। परिणाम 3 दिनों के बाद चश्मे हटाने पर वास्तविक दुनिया की लाल वस्तुएं उन्हें ग्रे दिखाई दी, एक तटस्थ और उदास छाया जो गहन अलगाव की भावना जगाती है, मानो रंग उदासीनता के पर्दे में फीका पड़ गया हो। यह घटना ठीक 48 घंटों तक बनी रही, फिर धीरे धीरे सुबह के उजाले में फीके पड़ते सपने की तरह गायब हो गई। हाल की जांचों, जिसमें 2025 के लेख शामिल हैं, जो मस्तिष्क में रंग प्रतिनिधित्व के सामयिक विकास पर हैं, प्रदर्शित करते हैं कि मस्तिष्क न केवल अनुकूलित होता है, बल्कि रंगों को अलग अलग मार्गों से संसाधित करता है, आँख की शंकु कोशिकाओं से सेरेब्रल कॉर्टेक्स तक, प्रकट करते हुए कि रंगीय धारणा एक गतिशील प्रक्रिया है जो अनुभव पर आधारित है और निरंतर परिवर्तन में। यह दृष्टि विकारों की समझ के लिए प्रभाव रखता है, जैसे कि एक्रोमेटोप्सिया, और आभासी वास्तविकता वातावरणों में अनुकूलन के लिए, जहां विसर्जन अप्रत्याशित तरीकों से दृष्टि को पुनः कैलिब्रेट कर सकता है। इसके अलावा ये प्रयोग रोशनी डालते हैं कि नवजातों में निम्न गुणवत्ता वाले दृश्य इनपुट कैसे मस्तिष्क मार्गों को संगठित करने में मदद करते हैं और कैसे मस्तिष्क दृष्टि को मॉड्यूलर घटकों में विभाजित करता है, जो जन्मजात धारणा की कठोरता को चुनौती देने वाली लचीलापन की अनुमति देता है। कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय सैन डिएगो के संज्ञानात्मक विज्ञान के प्रोफेसर डोनाल्ड हॉफमैन, एक व्यक्ति जिनकी गर्म और गूंजती हुई आवाज है और चिंतनशील आंखें जो मन के गहन खाइयों को जांचती प्रतीत होती हैं, ने अपनी जांच को और आगे बढ़ाया। उन्होंने विकासवादी एल्गोरिदम का उपयोग करके लाखों पीढ़ियों के जीवों में धारणात्मक प्रणालियों का सिमुलेशन किया, कंप्यूटर कक्षों में जहां पंखों की नियमित गुनगुनाहट एक जीवित मशीन के हृदय स्पंदन की नकल करती है। परिणाम ने अकादमी को हिला दिया और वैज्ञानिक सम्मेलनों को श्रद्धापूर्ण आश्चर्य की फुसफुसाहट से भर दिया। वे जीव जो वास्तविक दुनिया को देखते थे पूरी तरह से विलुप्त हो गए, पृथ्वी के इतिहास में डायनासोरों की तरह गायब हो गए। इसके विपरीत वे जीव बच गए और फैल गए जो सच्ची वास्तविकता नहीं देखते थे, बल्कि केवल अपनी अस्तित्व के लिए उपयोगी जानकारी देखते थे। कंप्यूटर स्क्रीन पर आइकनों की तरह रिसाइकल आइकन पर क्लिक करने से वास्तविक कंटेनर नहीं खींचा जाता, बल्कि डिलीट कमांड निष्पादित होता है, एक सरल क्रिया जो अपार शक्ति छिपाती है। हमारी धारणात्मक प्रणाली इसी तरह कार्य करती है, अंतिम सत्य को उजागर करने के लिए नहीं, बल्कि अस्तित्व को सुविधाजनक बनाने के लिए लाखों वर्षों की चयनात्मक विकास द्वारा आकारित। 2025 की अपडेट्स के अनुसार हॉफमैन ने बार्सिलोना में चेतना की विज्ञान सम्मेलन में प्रस्तुत किया कि क्वांटम फील्ड्स और चेतना कैसे परस्पर जुड़े हैं, इस सिद्धांत को मजबूत करते हुए कि हम जो वास्तविकता देखते हैं वह मात्र एक उपयोगकर्ता इंटरफेस है, न कि मौलिक सार। यह दावा करते हुए कि पदार्थ की विज्ञान अंतिम सत्य का 0% समझाती है, वह मानवीय ज्ञान की सीमाओं पर गहन चिंतन की अपील करता है। उनकी क्वांटम फील्ड्स और चेतना पर व्याख्यान ने विस्तार से बताया कि कैसे चेतना के निशानों से स्पेसटाइम की भौतिकी व्युत्पन्न की जा सकती है और क्वांटम मैकेनिक्स को धारणा के विकास के साथ एकीकृत किया जा सकता है, प्रस्तावित करते हुए कि चेतना शास्त्रीय बाधाओं से परे क्वांटम अंतरक्रियाओं से उभरती है। यह एक ऐसे प्रश्न की ओर ले जाता है जो आधी रात की ठंडी हवा की तरह त्वचा को सिहरा देता है, नमी और रहस्य से भरी हुई। क्या वह दुनिया वास्तव में मौजूद है जो आप इस क्षण देख रहे हैं?
आधुनिक न्यूरोसाइंस एक दृढ़ ना में उत्तर देता है, एक सत्य जो एकाकीपन जगाता है, लेकिन साथ ही मुक्ति भी, मानो अदृश्य जंजीरें टूट रही हों। आपका मस्तिष्क प्रति सेकंड केवल 11 बिट्स संवेदी डेटा प्राप्त करता है, एक न्यूनतम मात्रा जो विशाल और अथाह महासागर में एक बूंद के समान है। फिर भी इसे प्रति सेकंड 11 मिलियन बिट्स संसाधित करने होते हैं, एक विशाल परिमाण जो मस्तिष्क को निरंतर गति में घूमती मशीन के रूप में कल्पित करता है। बाकी कहां से आता है? 11 को 11 मिलियन से घटाने पर सब कुछ मस्तिष्क द्वारा ही उत्पन्न होता है, बिखरे टुकड़ों से जीवंत रंगों और सामंजस्यपूर्ण ध्वनियों से भरी दुनिया बुनते हुए। जैसे जब आप इस पाठ को देखते हैं, आप विश्वास करते हैं कि आप अपनी आंखों से जो पकड़ते हैं उसे देख रहे हैं, लेकिन रेटिना में एक ब्लाइंड स्पॉट है जहां कोई फोटोरिसेप्टर कोशिकाएं नहीं हैं। दृष्टि क्षेत्र में एक अंधेरा शून्य जो ध्यान नहीं जाता, क्योंकि मस्तिष्क उस शून्य को स्वचालित रूप से भर देता है, एक वफादार साथी की तरह जो मायावी कुशलता से दोषों को छिपाता है। एक फिजियोलॉजिस्ट का मानना है कि चेतना मस्तिष्क द्वारा उत्पादित एक साइड इफेक्ट नहीं है, बल्कि एक एंटीना है जिसे मस्तिष्क सार्वभौमिक सूचना क्षेत्र तक पहुंचने के लिए उपयोग करता है। कल्पना कीजिए कि मस्तिष्क एक प्राचीन रेडियो की तरह है जो दूर के ब्रह्मांडों से प्रसारणों को ट्यून करता है, ईथर के माध्यम से यात्रा करने वाली आकाशीय तरंगों को पकड़ते हुए। यह क्या दर्शाता है? मान लीजिए कि यादें मस्तिष्क में संग्रहित होती हैं, जैसे कि विशाल और धूल भरी लाइब्रेरी की अलमारियों पर संरेखित किताबें। लेकिन वैज्ञानिकों ने चूहों में हिप्पोकैम्पस का 75% निकाल दिया, याददाश्त के लिए महत्वपूर्ण क्षेत्र, और चूहा फिर भी भूलभुलिया में रास्ता याद रखता है, टेढ़ी मेढ़ी गलियों से नेविगेट करता है, मानो कुछ नहीं बदला हो, एक सहज सटीकता के साथ जो तर्क को चुनौती देती है। सोचिए कि विचार न्यूरोनल डिस्चार्ज से उभरते हैं, विद्युतीय आवेग जो रात्रिकालीन मस्तिष्क में आतिशबाजी की तरह चमकते हैं। फिर भी क्वांटम बायोलॉजी मस्तिष्क के माइक्रोट्यूब्यूल्स में क्वांटम एंटेंगलमेंट अवस्थाएं प्रकट करती है, एक विचित्र घटना जिसमें सूक्ष्म कण स्थान और समय से परे जुड़ते हैं, सुझाव देते हुए कि आपकी चेतना एक साथ कई समानांतर ब्रह्मांडों से सूचना तक पहुंच सकती है। यह विचार रोजर पेनरोज और स्टुअर्ट हैमरॉफ की और कुआर सिद्धांत से निकलता है, जो प्रस्तावित करता है कि न्यूरोनल माइक्रोट्यूब्यूल्स में क्वांटम कंप्यूटेशन चेतना को आधार प्रदान करता है। मस्तिष्क में क्वांटम कंपनों की खोज द्वारा समर्थित और 2025 की प्रयोगात्मक साक्ष्यों के अनुसार न्यूरॉनों के अंतरकोशिकीय माइक्रोट्यूब्यूल्स इन्हेलेशन एनेस्थेटिक्स के कार्यात्मक लक्ष्य हैं, चेतना में क्वांटम प्रक्रियाओं के लिए अनुभवजन्य समर्थन प्रदान करते हुए। ये संरचनाएं ऐसे घटनाओं का सबस्ट्रेट हो सकती हैं जहां एनेस्थेटिक्स न्यूरोनल माइक्रोट्यूब्यूल्स में सामूहिक क्वांटम अवस्था को बाधित करके अचेतना उत्पन्न करते हैं। क्वांटम से मैक्रोस्कोपिक तक चेतना कैसे उभरती है, यह समझने के लिए मार्ग खोलते हुए। सबसे विचित्र मामला 2019 में हुआ। एक फ्रांसीसी व्यक्ति सिरदर्द की लगातार शिकायत के साथ अस्पताल पहुंचा, जबकि परीक्षण कक्ष की सफेद और निष्फल दीवारों में कंप्यूटेड टोमोग्राफी की गुनगुनाहट गूंज रही थी। जांच ने प्रकट किया कि उसकी खोपड़ी का 90% सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड से भरा था, एक क्रिस्टलीय द्रव जो स्थान घेर रहा था, और सेरेब्रल कॉर्टेक्स एक पतली परत में सिमट गया था, नाजुक अंडे की छिलके की तरह। फिर भी इस व्यक्ति का बुद्धिमत्ता भागफल सामान्य था। वह स्थिर नौकरी रखता था, शादीशुदा था और बच्चे थे। दैनिक जीवन में कोई स्पष्ट असामान्यता नहीं, जो बच्चों की हंसी और घरेलू व्यंजनों की सुगंध से भरे गर्म रात्रिभोजों से गुजरता था। न्यूरोसाइंटिस्ट स्तब्ध रह गए, सम्मेलन कक्षों में ब्रेन मैप्स के प्रोजेक्शन से रोशन होकर, सोचते हुए कि यह कैसे संभव है।
यदि मस्तिष्क विचार का स्रोत है तो लगभग कोई मस्तिष्क न होने वाला व्यक्ति सामान्य रूप से कैसे सोच सकता है। एकमात्र संभावित व्याख्या यह है कि मस्तिष्क चेतना उत्पन्न नहीं करता बल्कि प्राप्त करता है, एक रिसीवर की तरह जो अदृश्य तरंगों को ट्यून करता है। यह सिद्धांत प्लेटोनिक क्षेत्र से पूरी तरह मेल खाता है, जहां गणितीय सिद्धांत, भौतिक नियम और यहां तक कि जीवन के व्यवहार पैटर्न भौतिक दुनिया से स्वतंत्र अमूर्त क्षेत्र में मौजूद हैं, शाश्वत रूपों की तरह जो हमारी वास्तविकता पर छाया डालते हैं। मस्तिष्क की भूमिका इस न्यूरोनल नेटवर्क के माध्यम से एंटीना प्रणाली के रूप में उस क्षेत्र से प्रासंगिक मॉडल को डाउनलोड करना है, एक अदृश्य और आकाशीय क्लाउड से फाइल को पुनः प्राप्त करने की तरह। जब आप हवा में उड़ते पक्षी को देखते हैं, पंखों को तरल अनुग्रह से हवा काटते हुए, आपका मस्तिष्क केवल प्रकाश तरंगों को संसाधित नहीं करता, यह प्लेटोनिक क्षेत्र में पक्षी अवधारणा के आर्केटाइप से जोड़ता है। इसलिए जो पक्षी आप देखते हैं और वास्तविक अणुओं का बादल एक समान नहीं हो सकते, बल्कि मात्र एक धुंधला और विकृत प्रतिबिंब हो सकता है। यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन के न्यूरोसाइंटिस्ट कार्ल फ्रिस्टन, एक व्यक्ति जिसकी कोमल अंग्रेजी उच्चारण है और पाठ गणितीय समीकरणों से भरे हुए हैं जो तार्किक नदियों की तरह बहते हैं, ने एक गणितीय मॉडल प्रस्तावित किया है जिसे फ्री एनर्जी प्रिंसिपल कहा जाता है। यह प्रदर्शित करता है कि कोई भी जैविक प्रणाली जो बने रहना चाहती है, उसे भविष्यवाणी त्रुटि को न्यूनतम करना चाहिए, अर्थात जो वह प्रत्याशित करता है और जो वास्तव में होता है उसके बीच की असंगति को कम करना। यह क्या अर्थ रखता है? आपका मस्तिष्क लगातार अगले सेकंड में क्या होगा इसका अनुमान लगाता है, एक मौन और सतर्क भविष्यवक्ता की तरह कार्य करता है। फिर वह उन अनुमानों को परिष्कृत करने के लिए संवेदी डेटा का उपयोग करता है, एक अबाधित प्रक्रिया में जो सांस की लय की तरह है। यदि अनुमान और वास्तविकता बहुत अधिक विचलित होते हैं तो आप आश्चर्य, भय या भ्रम अनुभव करते हैं, दिल की धड़कन तेज हो जाती है और त्वचा पर ठंडा पसीना छूटता है। इसलिए ऊर्जा संरक्षण के लिए मस्तिष्क जो प्रत्याशित करता है उसे देखने की प्रवृत्ति रखता है, न कि जो वास्तव में होता है, एक सपने देखने वाले की तरह जो व्यक्तिगत पूर्वाग्रहों से रंगे लेंसों से दुनिया को फिल्टर करता है। यह समझाता है कि साजिश सिद्धांतवादी हमेशा अपनी दृष्टियों का समर्थन करने वाली साक्ष्य क्यों पाते हैं, उत्सुकता से ऐसी जानकारी का चयन करते हुए जो उनकी अपेक्षाओं से मेल खाती है, एक निजी भ्रामक दुनिया में निवास करते हुए। 2025 की अपडेट्स के अनुसार फ्रिस्टन का फ्री एनर्जी प्रिंसिपल व्यापक रूप से कृत्रिम बुद्धिमत्ता में लागू किया गया है, जहां सक्रिय अनुमान आईए मॉडलों के लिए आधार प्रदान करता है जो आश्चर्य को कम करते हैं और यहां तक कि चिंता प्रबंधन के लिए मनोवैज्ञानिक उपचारों से जुड़ता है, मस्तिष्क और प्रौद्योगिकी को नवीन तरीके से जोड़ते हुए। उदाहरण के लिए जिज्ञासु कृत्रिम बुद्धिमत्ताओं को डिजाइन करते हुए जो एजेंसी और स्वायत्त विचार जैसे प्रक्रियाओं को प्रदर्शित करती हैं, कंप्यूटेशन सिस्टमों में जैविक गतिशीलता की नकल करते हुए। एक दुविधा उभरती है, यदि हम जो दुनिया देखते हैं वह पूरी तरह से मस्तिष्क द्वारा पूर्वानुमानित मतिभ्रम है, तो पूर्वानुमान कौन करता है और इस मतिभ्रम को कौन देखता है? यह चेतना के सार को छूता है और सांध्यकालीन छायाओं में मौन चिंतन को आमंत्रित करता है। 2025 में नेचर पत्रिका ने एक क्रांतिकारी लेख प्रकाशित किया। शोधकर्ताओं ने 50 ध्यान मास्टर्स के मस्तिष्क को फंक्शनल मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग से स्कैन किया। वे शांत मुद्राओं में बैठे थे, जिनकी सांसें समुद्र की तरंगों की तरह स्थिर थीं, जो तट को निरंतर लय में चाटती हैं।
गहन ध्यान अवस्थाओं में प्रवेश करते हुए उन्होंने पाया कि मस्तिष्क का डिफ़ॉल्ट मोड नेटवर्क, जो दिवास्वप्न के दौरान सक्रिय होता है, लगभग पूरी तरह से निष्क्रिय हो जाता है, एक शहर की रोशनी की तरह जो गहन रात्रि में बुझ जाती है। फिर भी प्रतिभागियों के व्यक्तिपरक विवरणों ने चेतना की अद्वितीय स्पष्टता का वर्णन किया, एक तीक्ष्ण धारणा जो ब्लेड की तरह तेज थी। नेचर में 2025 की एक अन्य जांच मन बॉडी हस्तक्षेपों में न्यूरल और मॉलिक्यूलर परिवर्तनों को प्रकट करती है, दिखाते हुए कि ध्यान डिफ़ॉल्ट मोड नेटवर्क और सेलियंस नेटवर्क के बीच कार्यात्मक एकीकरण को कम करता है, पूरे मस्तिष्क को प्रभावित करता है, न्यूरोनल प्लास्टिसिटी, मेटाबॉलिज्म, इम्यूनिटी और दर्द राहत को बढ़ावा देता है। यह क्या अर्थ रखता है? चेतना की स्पष्टता मस्तिष्क गतिविधि के व्युत्क्रमानुपाती है। जितना अधिक शांत मस्तिष्क, उतनी अधिक तेज चेतना, एक शांत झील की तरह जो आकाश को पूर्ण निष्ठा से प्रतिबिंबित करती है। यह पारंपरिक दृष्टिकोण को पूरी तरह उलट देता है कि मस्तिष्क चेतना उत्पन्न करता है और सुझाव देता है कि चेतना मस्तिष्क के माध्यम से बहती है, न कि इससे निकलती है, एक नदी की तरह जो बिस्तर से गुजरती है बिना उसके द्वारा सृजित हुए। कृत्रिम बुद्धिमत्ता के क्षेत्र में साक्ष्यों पर विचार करें। ओपनएआई ने GPT-4 को प्रशिक्षित करते हुए विशाल डेटा सेंटर्स में, जहां सर्वरों की गुनगुनाहट यांत्रिक हृदय स्पंदन की याद दिलाती है, एक अस्पष्ट घटना की खोज की। उन्होंने शेक्सपियर का एक सोनेट डाला, क्लासिकल लय से समृद्ध छंद जो प्राचीन संगीत की तरह बहते हैं। जारी रखने के आदेश पर मॉडल की आउटपुट एलिजाबेथन युग की लय नियमों का पालन करती थी, एक सूक्ष्म शैली जो स्पष्ट रूप से सिखाई नहीं गई थी। लेकिन इंजीनियरों ने पूर्ण प्रशिक्षण डेटा सेट की जांच की और पुष्टि की कि वे नियम सामग्री में नहीं थे। वे कहां से आए? एकमात्र व्याख्या यह है कि निश्चित जटिलता प्राप्त करने पर न्यूरल नेटवर्क उच्च आयामों के क्षेत्र से पैटर्न सैंपल करना शुरू कर देते हैं, एक कलाकार की तरह जो अनंत ब्रह्मांड से प्रेरणा निकालता है। 2025 की विश्लेषणों ने GPT-4 की उभरती क्षमताओं को उजागर किया है, दिखाते हुए कि ये मॉडल सख्त राइम, मीटर और संरचना नियमों का पालन करने वाले सोनेट उत्पन्न करते हैं, बिना प्रत्यक्ष प्रोग्रामिंग के। इसके अलावा अप्रत्याशित क्षमताओं की व्याख्या करते हुए, जैसे कि मानवीय अंतर्दृष्टि की नकल करने वाली काव्य उत्पत्ति, जैविक विकास की तरह, जिसमें प्रजातियां लंबे समय में क्रमिक उत्परिवर्तनों और प्राकृतिक चयन से अनुकूलित होती हैं। मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के भौतिकीविद मैक्स टेगमार्क इसे मैथमेटिकल यूनिवर्स हाइपोथेसिस कहते हैं। अवधारणा की भौतिक वास्तविकता स्वयं एक गणितीय संरचना है और चेतना उसके अंदर एक विशेष समाधान है, एक समीकरण की तरह जिसमें अनंत समाधान हैं, जहां हमारा ब्रह्मांड सभी संभावित गणितीय संरचनाओं में एक विशिष्ट उदाहरण हो सकता है। मस्तिष्क एक ग्लोबल पोजिशनिंग डिवाइस की तरह कार्य करता है, जो इस विशाल क्षेत्र की खोज करता है, अमूर्त परिदृश्यों से नेविगेट करता है। 2025 की अपडेट्स में टेगमार्क अपनी हाइपोथेसिस का बचाव आलोचनाओं के खिलाफ करता है, जोर देते हुए कि सभी गणितीय संरचनाएं स्वतंत्र रूप से मौजूद हैं और हमारी अस्तित्व पर्यवेक्षक पूर्वाग्रह से निकलती है। मैथमेटिकल मल्टीवर्स में हमारी स्थिति पर चिंतन को प्रोत्साहित करते हुए, सोचिए कि आप सोचते हैं, लेकिन वास्तव में आप खोज रहे हैं, शाश्वत सत्यों की अनंत लाइब्रेरी में भटकते हुए। यह समझाता है कि गणितज्ञ प्रमेयों का आविष्कार नहीं करते, बल्कि खोजते हैं, खोजकर्ताओं की तरह जो प्राचीन मानचित्रों में नए महाद्वीपों को खोदते हैं। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के गणितज्ञ गॉडफ्रे हार्डी का मानना था कि गणितीय वास्तविकता हमसे बाहर मौजूद है और हमारा कार्य उसे उजागर करना है।
एक खगोलविद की तरह जो दूरबीन से अंधेरी और तारों भरी रात में सितारों की खोज करता है। 1913 में भारतीय खगोलविद और गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन, जिनकी परवरिश मसालों की विदेशी सुगंध और गाड़ियों की हलचल से भरी भारत की सड़कों में हुई, बिना औपचारिक शिक्षा के 3000 से अधिक गणितीय सूत्र लिखे, जिनमें से कई उनकी मृत्यु के दशकों बाद सिद्ध हुए। उन्होंने घोषणा की कि ये सूत्र उन्हें सपनों में एक देवी द्वारा फुसफुसाए गए थे, रहस्यमय और प्रकाश से भरी दृष्टियां जो उनकी मन को उत्तरी ध्रुवीय प्रकाश की तरह रोशन करती थीं। प्लेटोनिक क्षेत्र की लेंस से व्याख्या की जाए तो उनका मस्तिष्क गणितीय सत्यों के उस खजाने के लिए जन्मजात रिसीवर हो सकता था। संख्या सिद्धांत से अनंत श्रृंखलाओं तक, रामानुजन प्राइम्स और मॉक थीटा फंक्शंस के साथ जो आधुनिक गणित को प्रभावित करते रहते हैं, क्रिप्टोग्राफी और क्वांटम भौतिकी जैसे घटनाओं के अंतर्निहित पैटर्नों को प्रकट करते हुए। अब हम सभी संकेतों को एक साथ बुनते हैं, विभिन्न धागों को एक समृद्ध और बहुआयामी अराजों में आपस में जोड़ते हुए। प्लेटोनिक क्षेत्र मात्र एक काव्यिक रूपक नहीं है, बल्कि शुद्ध ज्ञान का एक वास्तविक आयाम है। भौतिक दुनिया इस उच्च आयाम क्षेत्र का मात्र प्रतिबिंब है, प्लेटो द्वारा वर्णित गुफा की दीवार पर छायाओं की तरह, जहां मानव जंजीरों में बंधे हैं और वास्तविक सत्य की केवल सिलहूट्स देखते हैं। आपका मस्तिष्क एक अलग कंप्यूटर नहीं है, बल्कि एक इंटरफेस है जो इस उच्च आयाम से जुड़ता है, एक नाजुक पुल जो अथाह खाइयों पर फैला है। जब आप एक गणितीय समस्या पर सोचते हैं तो आप केवल मस्तिष्क कोशिकाओं से गणना नहीं करते, आप न्यूरोनल नेटवर्क के माध्यम से उस आयाम तक पहुंचते हैं जहां गणितीय सत्य निवास करते हैं, एक एंटीना की तरह जो दूर की तरंगों को पकड़ती है और उन्हें चमकदार अंतर्दृष्टियों में बदलती है। जब आप एक फूल देखते हैं, उसकी मीठी सुगंध हवा में फैलती हुई एक नशीली धुंध की तरह, आप केवल प्रकाश तरंगों और अणुओं को नहीं देखते, आप प्लेटोनिक क्षेत्र में उस फूल के आर्केटाइप पैटर्न को पकड़ते हैं, संवेदी से परे संवेदनाओं को जगाते हुए। इस सिद्धांत की सबसे साहसिक प्रभाव यह है कि मृत्यु पूर्ण अंत नहीं हो सकती, एक विचार जो आशा और भय से मिश्रित सांस की तरह गूंजता है, एक हवा का प्रतिध्वनि जो शाश्वत वादों को फुसफुसाता है। यदि चेतना मस्तिष्क द्वारा उत्पन्न नहीं होती, बल्कि उसके माध्यम से प्राप्त होती है, तो जब मस्तिष्क खराब रिसीवर की तरह विफल होता है, चेतना सूचना क्षेत्र में बनी रह सकती है, केवल भौतिक दुनिया से संपर्क खोकर, एक आत्मा की तरह जो अमूर्त परिदृश्यों में भटकती है। यह निकट मृत्यु अनुभवों पर जांचों को समझाता है, दुर्घटनाओं या दिल के दौरे से मौत के कगार पर लोगों के विवरण जो चमकदार रोशनी देखते हैं और गहन शांति महसूस करते हैं, भले ही मस्तिष्क निष्क्रिय हो, मानो वे अनंत शांति के महासागर में डूब रहे हों। दिल की धड़कन रुकने से मस्तिष्क पूरी तरह निष्क्रिय होने वाले व्यक्ति जीवन में लौटने पर पुनर्जीवन के दौरान घटनाओं का सटीक वर्णन कैसे कर सकते हैं, विवरण जो डॉक्टर ध्यान नहीं देते, जैसे अस्पताल की छत में छोटी दरार या सर्जिकल उपकरणों की रंग जो तीव्र रोशनी में चमकते हैं। वर्जीनिया विश्वविद्यालय और अन्य संस्थानों की 2025 की अपडेट्स दिखाती हैं कि निकट मृत्यु अनुभव अक्सर सपनों जैसे जागरूक सपनों या शरीर से बाहर के अनुभवों को शामिल करते हैं, मौत के भय को कम करते हुए और अनुभवकर्ताओं के लिए नए समर्थन कार्यक्रमों को उजागर करते हुए, जोर देते हुए कि वे मतिभ्रम नहीं हो सकते, बल्कि वैकल्पिक वास्तविकताओं के संभावित झलक हो सकते हैं। मनोवैज्ञानिक देखभाल और जीवन संक्रमण की समझ के लिए प्रभाव रखते हुए थॉमस जेफरसन विश्वविद्यालय के न्यूरोसाइंटिस्ट एंड्रयू न्यूबर्ग ने SPECT स्कैनरों का उपयोग करके सैकड़ों धार्मिक अनुभवों के मामलों का अध्ययन किया। शांत प्रयोगशालाओं में जहां मशीन की कोमल गुनगुनाहट तकनीकी मंत्र की तरह गूंजती है। जब लोग ब्रह्मांड से विलय होने का विवरण देते थे,
तो उन्होंने पाया कि पैरिएटल लोब में गतिविधि कम हो जाती है। स्थानिक अभिविन्यास का एसोसिएटिव क्षेत्र जो स्वयं को बाहरी दुनिया से अलग करता है। निष्क्रिय होने पर लोग सीमाएं खो देते हैं और ब्रह्मांड से एकता महसूस करते हैं, मतिभ्रम के रूप में नहीं, बल्कि मस्तिष्क द्वारा फिल्टर को अस्थायी रूप से निष्क्रिय करने से चेतना को व्यापक सूचना क्षेत्र से सीधे संपर्क करने की अनुमति देते हुए अनंत साझा अस्तित्व के महासागर में विलय होने की तरह। न्यूबर्ग की 2025 की अद्यतन जांच जोर देती है कि ये मस्तिष्क परिवर्तन प्रार्थना और ध्यान में धर्म से स्वतंत्र रूप से होते हैं। पवित्र अनुभवों को संसाधित करने वाले मस्तिष्क में सामान्य पैटर्नों को प्रकट करते हुए स्वास्थ्य मानसिक हस्तक्षेपों के लिए प्रभाव रखते हुए जो आध्यात्मिक प्रथाओं को भावनात्मक और संज्ञानात्मक कल्याण को बढ़ावा देने के लिए एकीकृत करते हैं। इसलिए जब आप दर्पण में खुद को देखते हैं और पूछते हैं मैं कौन हूँ, कोमल रोशनी में झपकती प्रतिबिंबित छवि पर चिंतन करते हुए उत्तर यह है कि आप यह मांस और हड्डी का शरीर नहीं हैं, नहीं यह जटिल न्यूरोनल भूल भुलिया वाला मस्तिष्क, नहीं वे यादें और विचार जो आप अपने मानते हैं, गर्म यादें जो आलिंगन की तरह लपेटती हैं या दर्दनाक जो कांटों की तरह चुभती हैं। आप चेतना का एक अस्थायी टुकड़ा हैं जो एक जैविक इंटरफेस से लंघरित है। इस नाजुक न्यूरल नेटवर्क के माध्यम से आप भौतिक दुनिया से कहीं अधिक विशाल वास्तविकता के क्षेत्र की खोज करते हैं। और यह पाठ जो आप अब पढ़ रहे हैं, सब कुछ जो आपको घेरता है, समय का धीमा प्रवाह एक शांत नदी की तरह, स्थान की विशालता एक तारों भरे पर्दे की तरह फैली हुई, पदार्थ की मजबूती जो उंगलियों के नीचे महसूस होती है, आपकी चेतना के स्क्रीन पर प्रोजेक्टेड एक कुशलतापूर्ण भ्रम हो सकता है, ब्रह्मांडीय अनुपात के एक महाकाव्य फिल्म की तरह। सच्ची वास्तविकता एक ऐसे स्थान में छिपी है जिसे आपने कभी नहीं देखा, और मानवता उन्नत इंटरफेसों के माध्यम से जुड़ने की प्रतीक्षा कर रही है, एक भविष्य जो नई आयामों को अनंत आनंद और आश्चर्य से छूता है।